नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा सेना का ऑपरेशन अपने 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब ये पिछले 11 सालों में सबसे लंबा ऑपरेशन है इस तरह का, जिसमें 9 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। 11 अक्टूबर से हजारों सैनिक आतंकवादियों की तलाश में हैं। 19 अक्टूबर को जब सेना ने आम लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की, अनाउंसमेंट कराया मस्जिदों के ऊपर से, तो लगा कि अब ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। लेकिन अब ये अंतिम चरण भी लंबा खिंचता दिख रहा है। तो बड़ी खबर में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चुनौतियां थीं जिन्होंने हमारी सेना को इतने वक्त तक कामयाबी से दूर रखा। बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, जहां पहले थाने में चोरी होती है, फिर पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हो जाती है। तो ये पूछेंगे कि यूपी में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन पहले हमारी फील्ड रिपोर्ट्स में से एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए पेश है। शौकी जूस कॉर्नर। हाँ जी, शौकी मतलब? मेरे पापा के निकनेम है। अच्छा, हाँ, उनके उनका- आसपास मोहल्ले सब शौकी भैया बोलते हाँ हैं। हाँ, तो उनके नाम पे आपने शुरू किया है ऑल काइंड ऑफ उन्होंने शुरू फ्रूट्स एंड जूस, योर हेल्थ इज अवर कंसर्न। वो ऊपर कौन सी हीरोइन की फोटो लगी है? वो करीना कपूर है। पसंद है नहीं, आपको? बिल्कुल इन्हें मना पापा किया था, को? गलत डाल दिया उसने। हम ही ने बनवाया, गलती से डल गई, हटवाना है इसको। क्योंकि अरे वो सब पैदा करी जहांगीर बाबर अबर, तब हमने कहा बदलवा देंगे उसको, खाता गलती तो से लग गया। जहांगीर बाबर पैदा कर रही है इसलिए हाँ। नापसंद हो गई। हाँ, बिल्कुल। पहले पसंद थी। नहीं, पहले हाँ, पहले पसंद थी, अब नहीं पसंद है। कपूर खानदान की लड़की। कपूर खानदान की थी ना। हाँ, अब वो बाबर, जहांगीर और सारे जितने तैमूर अमूर सब पैदा करे दे रही है, तो वो ठीक नहीं ना हमारे समाज के लिए अच्छा, भाई। जैसे भाजपा के एक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, कैसे नेता है? अब मैं कभी मिला नहीं उनसे। नाम सुना होगा। हाँ, नाम सुना हुआ है। तो उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की। तो बात हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। नाम से दिक्कत है। और नाम से दिक्कत है। उन्होंने जो आतंक ढाया, ऐसे जो आतंक ढाने वाले लोगों का नाम रखा है, और भी तो नाम है। आपको अब्दुल, तैमूर नाम से हाँ तैमूर नाम से, अब्दुल का नाम रख लेती, किसने मना किया था उसको? अच्छा, नाम से दिक्कत नाम तो से बड़ी दिक्कत है। confusion नहीं कि नहीं धर्म से नहीं, हाँ दिक्कत है कि कंफ्यूजन गलत है आपका। नाम से दिक्कत है उनको। तैमूर नाम ठीक। तैमूर नाम गलत, अब्दुल कलाम रखना चाहिए था, जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया। जो हमारे आपने एक चिट्ठी नहीं लिखी, हम तुम्हारे लाल बंगला से फैन लिख रहे हैं। हाँ, इतना टाइम है सौरभ भैया, कहाँ इतना टाइम हम लोग। फोटो लगवाए हो। अरे वो गलत लग गई, हटवानी। अगली बार आओगे हटी मिलेगी आपको। कितने साल से लगी, सही से बोलना। भाई गंगा अभी के दुकान साथ। बनवाई, गंगा के समय अभी बनवाई दुकान, अभी बनवाई, अभी बैनर लगा के उसको हटवाना। हमने कहा था यही वाली लगा देना ऊपर, और देखो ऊपर भी लगी, नीचे भी वो लगी। गलत लगी, अगली बार नहीं दिखेगी आपको, हटवा देंगे। इस वीडियो के हटते ही सबसे पहले करीना की फोटो हटेगी, फोटो पक्की बात है ये। बुरा लगता होगा, एक फेवरेट हीरोइन ऐसा काम नहीं, करती है। फेवरेट तो हमारी दूसरी हीरोइन है, ये नहीं है। कौन? अरे अरे इतनी कितनी गुप्त है अरे वो कि गुप्त है। बता ही नहीं रहे हो। हैं? ठीक है, तो तैमूर नाम नहीं रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल डाल नहीं। देते पोस्ट कार्ड, प्री करीना। ये जो तुमने तैमूर नाम रखा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब्दुल कलाम रख लेती, अब्दुल कलाम हाँ, खाली कलाम रख देती, भाई अब्दुल पसंद नहीं था। खाली कलाम रख लेते। कौन से नाम ऐसे नहीं रखने चाहिए, जैसे एक तैमूर हो गया। अरे जितने मुगल थे सभी गंदे थे। सब मुगल नाम। हाँ, इनका नाम रखो, और नाम अच्छे लोग भी तो हैं भाई, तो अच्छे लोग हैं उनका नाम रखो। औरंगजेब, अकबर, ये सब हाँ, ये सब नाम। नहीं रखना चाहिए। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि ये जो नाम है, नाम में कोई दिक्कत थोड़ी है। जो उस व्यक्ति ने काम किया उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम नाथूराम है, एक नाथूराम गोडसे था जिसने गांधी जी की हत्या की, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे नाथूराम गड़बड़। गोडसे ने जो हत्या की, मुझे लगता है बिल्कुल सही हत्या की। सही हत्या क्यों लगता है ऐसा आपको? अब यहाँ कैमरे में ना पूछिए, अकेले बता देंगे आपको। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। यहाँ आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी, और इस कवरेज के साथ मिलेंगे आपको मज़ेदार ब्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। एक सूचना और है, खासकर झांसी और बुंदेलखंड वालों के लिए। ललन टॉप अड्डा अब होने वाला है झांसी में 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे। झांसी के मुक्त काशी मंच में होगा ये। दी ललन टॉप की फील्ड रिपोर्टिंग टीम तो आपको मिलेगी, वहाँ पे सौरभ होंगे, आयुष होंगे, उनके साथ और लोग भी होंगे। साथ में मिलेंगे झांसी की सूरत और सीरत को समझने बूझने वाले लोग। इनसे हम बात करेंगे और इसी बातचीत को सुनने के लिए आपको दे रहे हैं दावत। आइए अड्डे का आनंद लीजिए, भागीदार बनिए। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी का संबंध है लखीमपुर खीरी मामले से। अगर आपसे कोई हाई प्रोफाइल केस की परिभाषा लिखने को कहे तो आप आंख बंद करके लखीमपुर खीरी कांड के उदाहरण से अपनी पूरी बात समझा सकते हैं। मामला किसान आंदोलन से जुड़ा है। एक केंद्रीय राज्य मंत्री ने पहले प्रदर्शनकारियों को सलाह दी कि मालूम कर लें कि वो सांसद होने से पहले क्या थे। इसके बाद किसान आंदोलनकारी मंत्री जी को काले झंडे दिखाने के लिए लखीमपुर खीरी जाते हैं, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। माने चुनाव की दहलीज पर खड़ा सूबा। एक गाड़ी ने
4 किसानों को इसके बाद कुचलकर मार दिया, जिससे चलाने का आरोप है हिस्ट्री मालूम कर लो वाले मंत्री जी के बेटे पर। इसके बाद आंदोलनकारियों ने मंत्री जी के 3 समर्थकों को पीट पीट कर मार डाला। इस पूरे वाकये के दौरान एक पत्रकार की मौत भी हो गई। देश भर के नेता और मीडिया लखीमपुर खीरी पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका को भी मंजूर कर लिया, फटकार भी लगा दी उत्तर प्रदेश सरकार को। ये सब हो चुकने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले की तह तक जाने में कितनी दिलचस्पी ले रही है, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों और कुतर्कों को सुनकर समझ आ जाएगा। अदालत की पूरी कार्रवाई को हूबहू बताना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम प्रमुख बिंदुओं तक अपनी बात सीमित रखने वाले हैं। सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, उन्होंने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस पर बेंच ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अगर सरकार ऐन सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी तो फिर बेंच में जो जज साहिबान हैं उसे पढ़ेंगे कैसे। इस पर जानते हैं कि साल्वे जी ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दिया जाना था। इस पर अदालत ने कहा कि 19 अक्टूबर की रात 1 बजे तक रिपोर्ट का इंतजार किया गया, लेकिन वो नहीं मिली, अभी मिली है। अब ये सोचने वाली बात है कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दिया जाना है, खुले लिफाफे में दिया जाना है या मेल किया जाना है। इससे रिपोर्ट की टाइमिंग का क्या ताल्लुक हो सकता है? ऐसी क्या दिक्कत थी कि सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा मांगी गई रिपोर्ट को ही देने में देर कर दी? खैर, अब रिपोर्ट की बातों पर आते हैं। सुनवाई में जिनका जिक्र हुआ, यूपी सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक 34 गवाहों से पूछताछ हुई है, बयान 4 के दर्ज हुए हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि आपने बाकी बयान दर्ज क्यों नहीं किए। इसी तरह के सवाल अदालत ने आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर किए। अदालत ने यह भी पूछा कि मैजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के तहत बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए अब तक। इस पर यूपी सरकार के जवाब होमवर्क किया था लेकिन चूहा कॉपी खा गया टाइप थे। अदालत के सवाल हमने आपको बताए, अब यूपी सरकार के कुछ जवाबों पर गौर कीजिए। एक जवाब यह था कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। दूसरा जवाब यह था कि और वीडियोस है जिनसे जांच में मदद मिलेगी। मतलब सवाल कुछ जवाब कुछ, ठीक लिफाफे वाले जवाब की तरह। अदालत ने एक बार यूपी सरकार के वकीलों को टोका भी कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन और 164 के बयान तो अलग अलग चीजें हैं। मतलब यह हुआ कि रिकंस्ट्रक्शन के चक्कर में बयान कैसे नहीं हो सकते हैं। आखिर में जस्टिस हिमा कोहली ने कह ही दिया, वी फील यू आर ड्रैगिंग योर फीट। हिंदी में इसका मतलब हुआ कच्ची कि अदालत ये देख पा रही है कि यूपी सरकार पांव घिसट घिसट कर चल रही है, ये रवैया ठीक करना होगा। मुहावरों में बात तब कही जाती है जब कहने को बहुत सारा हो लेकिन वक्त कम। यूपी सरकार को अंग्रेजी के किसी टीचर से इस मुहावरे का अर्थ और संदर्भ समझ लेना चाहिए, वरना अगली सुनवाई में भी डांट पड़ सकती है। तारीख है उसकी 26 अक्टूबर। अगली सुर्खी पर चलने से पहले हम बता दें कि सुनवाई से संबंधित ये जानकारियां जो हमने आपसे शेयर की वो हमें कानूनी मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मार्फत मालूम चली। दूसरी सुर्खी भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है और लखीमपुर खीरी की तरह ही एक बहुत गंभीर मामले से जुड़ी है। इल्जाम है कि पुलिस के हाथों फिर एक नौजवान मारा गया। गोरखपुर के बाद अब नंबर आया है आगरा का, जहां जगदीशपुरा थाना है। यहां 17 अक्टूबर की रात माल खाने से चोरी हो गई। माल खाना थाने में वो कमरा होता है जहां जब्त किया गया और बरामद सामान जमा किया जाता है। मिसाल के लिए चोरों से जब्त किया गया सामान अगर कहीं छापा पड़ा है तो सामान के मालिक की सही पहचान होने और अदालत से आदेश आने तक सामान पुलिस के माल खाने में ही रखा जाता है। माल खाने की जिम्मेदारी होती है हेड मुहर्रिर के पास, जो थाने के सबसे बड़े मुंशी होते हैं, और फिर जो थाने के इंचार्ज हैं उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है। हमने इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार समीर कुरैशी से बात की जो आगरा में ही थे। उन्होंने हमें बताया कि माल खाने में लाखों का सामान था, कैश था, सोना था, पिस्टल जैसे हथियार और दूसरी कीमती चीजें थीं। 18 अक्टूबर की सुबह थाने के स्टाफ ने देखा कि माल खाने का दरवाजा खुला हुआ है। यहां से मालूम चला कि चोरी हो गई है। 25 लाख रुपए गायब मिले। थाने के 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए और चोरी का शक गया शुरुआती विवेचना के बाद थाने में सफाई करने वाले अरुण कुमार वाल्मीकि पर। 19 अक्टूबर को 30 साल के अरुण कुमार को पुलिस ने अपनी बाइक पर बैठा लिया। ट्रिपलिंग करते हुए जवान उसे थाने ले गए और पूछताछ में अरुण ने मान भी लिया कि उसने चोरी की। पुलिस ने अरुण से करीब 17 लाख रुपए बरामद भी कर लिए। अब बचे 8 लाख और इसी के लिए पूछताछ चल रही थी। इस पूछताछ के दौरान और उसके बाद क्या हुआ उसे लेकर पुलिस और अरुण के परिवार वालों के दावे बिल्कुल अलग अलग हैं। पुलिस ने परिवार वालों को बुलाया और कहा कि अरुण को हार्ट अटैक आ गया है और वो मर गया। तब 19-20 अक्टूबर की दरमियानी रात थी। वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे के करीब। तब एसएसपी ने मीडिया से ये कहा, पुलिस ने एक
अरुण नाम के व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने पता है हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा, और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड डेड घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत डीएम से रिक्वेस्ट किया, उसका पंचायत में वेस्टेट के माध्यम से होना है और साथ साथ पैनल का आंसर पीएम कराने के लिए एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ उनका परिवारजन का तरफ से एक एफआईआर एप्लीकेशन दिया है, पुलिस के ऊपर उन लोग कर सकता और पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु होगी। उसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराए, एफआईआर दर्ज करके एज पर पीएम रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर ये मामला इतना सीधा होता तो बवाल नहीं होता। परिवार ने साफ कह दिया कि अरुण स्वस्थ था, थाने में हुई पिटाई और प्रताड़ना ने उसकी जान ली है। यही नहीं, पुलिस ने अरुण की बस्ती के कई और लोगों को इस मामले में उठा लिया था। सूत्रों का मानना है कि अरुण प्रोफेशनली चोर नहीं था, आदतन चोर नहीं था, वो सफाई कर्मी ही था। इसीलिए वो माल खाने से सोना नहीं ले गया। उसने 2 पिस्तौलों को उठाया लेकिन थाने के कैंपस में ही छोड़ दिया क्योंकि वो डर गया। उसे नहीं समझ में आया कि वो इन चीज़ों को ले जा तो सकता है लेकिन उनका करेगा क्या, बेचेगा कैसे। इसीलिए वो सिर्फ पैसे अपने साथ ले गया। अब ये सवाल जरूर उठाया जाएगा कि सफाई करने वाले अरुण को आखिर ये बताया किसने कि माल खाने में इतना पैसा है। सूत्रों का दावा है कि ताला तोड़ा नहीं गया था माल खाने का। अब सवाल ये आता है कि अरुण के पास क्या माल खाने की चाबी थी, या क्या उसे इतना वक्त मिला था चोरी के लिए कि उसने दूसरे जुगाड़ से ताला खोल लिया। अगर इनमें से कोई भी बात सही है तो अरुण ये काम अकेले कैसे कर सकता है? क्या उसके पास थाने के स्टाफ की मदद थी? सूत्रों का यह भी दावा है कि थाने में घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैमरा खराब था या फिर किसी ने फुटेज जानबूझ के डिलीट की? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर पुलिस से वाकई कोई गलती नहीं हुई थी तो फिर उसने अरुण की मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया? परिवार वाले तो यह आरोप लगा रहे हैं कि अरुण इस षड्यंत्र में शामिल लोगों के नाम बता देने वाला था, इसीलिए मार डाला गया। अरुण वाल्मीकि समाज से था, आज वाल्मीकि जयंती है। ऐसे में उसकी मौत की खबर ने सियासी माहौल गर्म कर दिया। प्रियंका गांधी परिवार से मिलने आगरा जाने लगी तो उन्हें रोक लिया गया, बाद में हिरासत में भी लिया गया। नहीं, पहले मुझे कहा कि शायद पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने थोड़ी जा रही हूँ, परिवार से मिलने जा रही हूँ। जब भी परिवार मिलने के लिए मतलब फ्री है तो मैं, देखिए पता नहीं है, बगैर सोचे समझे कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब तक घर पे रहती हूँ तब तक ठीक रहते हैं, ऑफिस जाती हूँ जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है तब तक ठीक है, जब मैं कहीं और जाने की कोशिश करती हूँ तो ये सब तमाशा करते हैं। तमाशा ही तो है ना, अंत में मुझे जाना है वहाँ, मैं मिलूंगी उस परिवार से, तो फिर ये सब करने का फायदा क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। एक महिला सिपाही उनके साथ सेल्फी लेती दिखी प्रियंका गांधी के साथ, तो उनके खिलाफ भी जांच की बात आ रही है। माहौल खराब होता देख आगरा प्रशासन ने परिवार को चुस्ती से 10 लाख का मुआवजा दे दिया है और परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान भी किया है। ऐसे में ये तो पूछा ही जाएगा कि अगर यूपी सरकार से कोई गलती नहीं हुई थी तो फिर ये नौकरी और मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि अंदर खाने प्रशासन जानता है कि सच क्या है? सवाल कई है लेकिन जवाब नहीं है। सरकार अब ये जरूर कह रही है कि वो इस मामले के तह तक जाने के लिए एक टीम बनाएगी, गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये सवाल भी पूछा जाएगा कि ऐसी घटनाएं आखिर उत्तर प्रदेश में लगातार क्यों हो रही हैं? ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। आप अपनी याददाश्त पर खूब जोर डालेंगे तो भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऐसा कोई ऑपरेशन शायद याद ना आए जो 10 दिन तक चला हो। हमारी जानकारी के हिसाब से पिछले 10 साल में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पुंछ इलाके में चल रहे एनकाउंटर में 10 दिन के बाद भी कामयाबी नहीं मिली है। जबकि कश्मीर घाटी से हमें लगातार एनकाउंटर्स और आतंकियों को मार गिराने की खबरें मिल रही हैं। पिछले 2 हफ्ते में 15 आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में मारा गया है, लेकिन घाटी से ही लगते जम्मू के पुंछ में सेना के हजारों जवान एक ऑपरेशन में लगे हैं। फिर भी एक भी आतंकी के मारे जाने की जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। अब तक सेना के 9 जवान हमने इस ऑपरेशन में खो दिए हैं, जिनमें 2 JCO भी शामिल हैं। तो ये ऑपरेशन इतना मुश्किल साबित क्यों हो रहा है और किस तरह से सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले इस वीडियो को आप देखिए। जितने भी हजरात लोग काम कर रहे हैं
या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मशरूफ, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाए। एक मरतबा और सुने, गांव समूती के तमाम हजरात से गुजारिश है, तलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख देवे। लाउड स्पीकर पर सेना की तरफ से ऐलान हो रहा है कि यहाँ रहने वाले आम लोग घरों से बाहर ना निकलें ताकि सेना को ऑपरेशन में दिक्कत ना आए। वीडियो में आप ये भी देखिए कि किस तरह चारों तरफ जंगल से घिरे आवासीय इलाके हैं, घर के बाहर से ही जंगल शुरू हो जाता है। अब नक्शे पर आते हैं। पुंछ जिला एलओसी पर पड़ता है, नियंत्रण रेखा पर 3 तरफ से एलओसी लगती है, लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और घने जंगलों वाली पहाड़ियां सीमा के दोनों तरफ फैली हुई हैं। इसीलिए आतंकवादियों के लिए इस इलाके से घुसपैठ करना अपेक्षाकृत आसान होता है। जिन आतंकवादियों के खिलाफ अभी ऑपरेशन चल रहा है वो भी पाकिस्तान के ही कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ करके पुंछ में घुसे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऐसा दावा है। राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता ने मीडिया को बताया है कि करीब 2.5-3 महीने पहले आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, मतलब 2.5-3 महीने से आतंकी इस इलाके में मौजूद थे। अब इस दौरान वो जंगलों में छिपे रहे या किसी मदद से रिहायशी इलाके में थे, इसकी पक्की जानकारी नहीं है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि पुंछ की सुरनकोट तहसील में डेकेजी के जंगल में आतंकवादियों का मूवमेंट है। इसके बाद यहाँ तैनात 16 राष्ट्रीय राइफल्स आरआर के जवानों ने इलाका घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और फिर 11 अक्टूबर को खबर आई कि आतंकवादियों ने घात लगाकर 16 आरआर के जवानों पर हमला किया, जिसमें 5 जवानों ने वीरगति प्राप्त की। 11 अक्टूबर की घटना पर आतंकवादियों की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। 18 अक्टूबर को चैटिंग ऐप टेलीग्राम के कई ग्रुप्स पर करीब 8 मिनट का एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें आतंकी ने खुद को PAFF से बताया। PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। पिछले कुछ महीनों से आतंकी घटनाओं में इस संगठन का नाम आ रहा है। जिस तरह से अगस्त 2019 के बाद TRF, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, लश्कर मुस्तफ़ा जैसे संगठनों का नाम सामने आ रहा है, उसी लिस्ट में अब PAFF का नाम भी जुड़ गया है। अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पुराने और बड़े संगठनों का नाम आतंकी घटनाओं में नहीं आ रहा है। खैर, PAFF के वीडियो पर लौटते हैं। वीडियो में एक आदमी बता रहा है कि 11 अक्टूबर को क्या हुआ था, कैसे सर्च ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों पर रात के वक्त घात लगाकर हमला किया गया। वीडियो में नरेटर बताता है कि आर्मी की पेट्रोल पार्टी का करीब 10 घंटे तक पीछा किया गया। जब रात को सेना के जवान आराम करने के लिए कुछ देर रुके, तब मौका देखकर जवानों पर हमला किया गया और उसके बाद आतंकवादी फरार हो गए। हालांकि सेना के अधिकारियों की तरफ से वीडियो को प्रोपेगेंडा वीडियो बताया गया है। कई अखबारों में सेना का अनऑफिशियल वर्जन भी छपा है। बहुत मुमकिन है कि ये वीडियो फेक हो, सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए बनाया गया हो। लेकिन जिस तरह से एम्बुश हुआ उस पर जानकार कह रहे हैं कि आतंकवादियों को सेना के मूवमेंट की पूरी जानकारी रही होगी। वो एडवांटेज वाली पोजीशन पर थे, देख सकते थे कि सर्च ऑपरेशन में कितने जवान शामिल हैं, कौन से हथियारों के साथ आ रहे हैं और इसका फायदा किस तरह उठाना है। 11 अक्टूबर की घटना के बाद सेना ने फिर से सर्च ऑपरेशन तेज किया, लेकिन फिर फायदा उठाने में कामयाब रहे आतंकवादी। 14 अक्टूबर को सेना और आतंकवादियों की नार खास के जंगल में झड़प हुई। यहाँ 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, एक जेसीओ और एक जवान लापता हुए, जिनके पार्थिव शरीर 2 दिन बाद मिले। जहाँ से जवानों को फिर पीछे हटना पड़ा और आतंकी जंगल में छिपने में कामयाब रहे। इसके बाद सेना ने स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इस ऑपरेशन में उतार दिए। ड्रोन से एरिया की निगरानी शुरू की। जंगल के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। मेंढर इलाके में पड़ने वाले भुट्टा दूरियां के जंगल में कोम्बिंग ऑपरेशन भी चला दिया गया। कोम्बिंग ऑपरेशन यानी जैसे बालों के बीच से कंघी गुजरती है, वैसे ही जंगलों के इलाके के बीच से सेना सर्च ऑपरेशन करती है। भाटा दूरियां के करीब 20 किलोमीटर लंबे जंगल के स्ट्रेच को सेना के जवानों ने घेर लिया है। अब सेना कभी भी फाइनल असॉल्ट शुरू कर सकती है, यानी जहां आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है वहां घुसकर हमला कर सकती है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी सोमवार और मंगलवार को जम्मू में थे। वो पुंछ भी गए थे। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सेना कितने बड़े स्तर पर इस ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है। अब आते हैं इस बात पर कि ऑपरेशन इतना मुश्किल कैसे हो गया। पुंछ में हिमालय की पीर पंजाल रेंज की घाटियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं और घने जंगल, जैसा हमने शुरू में भी आपको बताया। और यहाँ के जंगल ऐसे हैं कि कोई अंदर घुस गया तो ढूंढने में महीनों महीनों लग सकते हैं। इसका फायदा आतंकवादी उठाते हैं।
आतंकी इन इलाकों में शेल्टर लेते हैं। एक बार आतंकवादी जंगल में घुस गए तो फिर इंटेलिजेंस का कोई भी फायदा नहीं होता। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना को जंगल में घुसना ही पड़ता है और इसमें कैजुअलिटी ज्यादा होने का डर होता है, जैसा इस ऑपरेशन में हुआ भी। आम लोगों के बीच आतंकवादियों का जो डर बैठा हुआ है, उसके चलते भी इंटेलिजेंस जुटाने में सेना को दिक्कत आती है, बल्कि आतंकवादियों को इसमें मदद मिल जाती है। इस पूरे सिस्टम की वजह से वो कई महीनों तक जंगल में अपने ठिकानों में आराम से रह पाते हैं। इस बार भी अंदेशा है कि आतंकियों ने आम नागरिकों से मदद ली होगी। अगर 2.5 महीने पहले आतंकी पुंछ में घुसे थे तो जाहिर है उनके पास इतना राशन और रसद नहीं रहा होगा कि वो लंबे वक्त तक बिना बाहरी मदद के सर्वाइव कर जाएं। पुलिस ने 3 सिविलियंस को आतंकियों की मदद करने के शक में हिरासत में लिया, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे फिलहाल इन 3 लोगों की जिनके हिरासत में ले जाने की बात सामने आ रही है, उनके दोष के ऊपर कोई चीज़ साफ नहीं हुई है कि क्या उन्होंने वाकई मदद की थी। तीसरी वजह पे आते हैं, आतंकवादी यहाँ आसानी से सिविलियंस के बीच में घुल मिल जाते हैं, इसीलिए बिना इंटेलिजेंस आतंकवादियों की जानकारी मिलना मुश्किल है। दूर दराज के इलाके होने की वजह से सिविलियन गवर्नमेंट की भी मौजूदगी ज़्यादा नहीं है। ये सारी चीज़ें आतंकवादियों के पक्ष में जाती हैं। इस इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ज़्यादा इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं। अब ये बार बार हम इंटेलिजेंस कह रहे हैं, इंटेलिजेंस मतलब, या जिसको JNK में इंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की फला फला व्यक्ति इतने समय के पास इस इलाके में हो सकता है। इसे हम जनरली इसी को हम इंट कहते हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन पे ऐड करते हुए ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं। थोड़ा भी अगर आप लेट होंगे, सामने वाला उस इलाके से चला जाएगा। ज़्यादातर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात होती है जहाँ पे इस तरह के ऑपरेशंस चलते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं। जंगल में ऊपर से आप कितनी चीज़ें देख रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने देखा है और वो आपको समय रहते बता दे रहा है, तो उस तरह की इंटेलिजेंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। घना जंगल होने की वजह से ड्रोन या UAV भी ज़्यादा मददगार नहीं हो पाते हैं। ऑब्वियसली आतंकियों के लिए छिपना आसान रहता है, तो इन सारी वजहों से ऑपरेशन सेना के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार सेना को यहाँ इतनी दिक्कत आई है। पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ पहले भी लंबे ऑपरेशंस चलाने पड़े हैं। 2009 में ही जनवरी महीने में 9 दिन लंबा ऑपरेशन चला था। इसमें 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें एक JCO शामिल थे। इस ऑपरेशन में 4 आतंकवादियों के भी मारे जाने का दावा सेना की तरफ से किया गया था, लेकिन 9 दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के बावजूद आतंकवादियों के शव बरामद नहीं हुए और सेना को ऑपरेशन सस्पेंड करना पड़ा। इससे पहले 2003 में भी सेना ने ऑपरेशन सर्फ विनाश चलाकर 60 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन में भी सेना ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। हेलीकॉप्टर से जंगल में आतंकवादियों के हाइडआउट्स पर फायरिंग की थी। यह ऑपरेशन महीनों चला था। अब मौजूदा ऑपरेशन भी उसी लेवल पर जाता दिख रहा है। देखना है कि कब तक आतंकी सेना से बचे रह पाते हैं। बड़ी खबर में बस इतना ही। अब कू की राय की बारी है। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय लेते हैं। रोज की तरह रोज ही बताते हैं आपको कि हम ये काम करते हैं। पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, मोदी सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए? नहीं कहने वाले हैं 22% और हाँ कहने वाले हैं 78%। यानी 78% लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। पोल के नतीजे आपको दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय भी मांगते रहेंगे। आप राय देते रहिए। कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ भी कू कर सकते हैं। हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात अब कल के दिन होगी। तब तक के लिए नमस्ते।